विड्रॉ करने के लिए ना हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं ट्रांसफ़र, या फिर एटीएम भी चल नहीं रहा है, तो अभी हम बहुत मुश्किलें हम लोग फेस कर रहे हैं। पैसों की तो ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, और अभी मेरी छोटी बेटी भी है, तो उसकी वजह से भी कभी इमरजेंसी आई, या फिर मेरी सास का भी थोड़ा मेडिकल इश्यूज़ है, तो उसके लिए भी इमरजेंसी लग सकती है, तो थोड़ा ये 50,000 इनफ नहीं है। सैलरी विड्रॉ भी हम लोग नहीं कर सकते, सो हमारी पूरी सैलरी इसमें अकाउंट में ब्लॉक हो गई है। 50,000 इज़ नॉट इनफ। ये तो ऑल ऑफ सडन हुआ है ना। अगर हम लोग ने जमा करके वो अकाउंट में पैसे रखे हैं कि किधर बाहर जाना रहेगा, ट्रैवल करना रहेगा, कुछ भी हो सकता है। परेशानी ऐसी है कि मैंने आरटीजीएस कराना था मेरे को 50,000 रुपये का, उसने रिफ्यूज़ कर दिया है कि आरटीजीएस भी नहीं होगा, तो मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे को पार्टी को पेमेंट करना है, भेजना है, इसने रिफ्यूज़ कर दिया कि अभी सब कुछ नहीं होगा, शाम को मीटिंग होगी, उसके बाद डिसीजन होगा। लिमिट से दिक्कत हो रही है, ऐप काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट बैंकिंग काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम करना बंद कर दिया है, परसों से ही यूज़ कर रहे हैं। अभी सोचा है ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो वो भी फेल हो जा रहा है हर जगह। जहाँ लोगों को जो है लाखों की काम हो, लाख 2 लाख 4 लाख की, वहाँ 50,000 अगर होता है, तो व्यापार में किसी का अगर इमरजेंसी कोई काम हो, तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए, तो इस तरह की कामों में काफ़ी परेशानी झेलना पड़ेगा लोगों को। मैं तो बिजनेसमैन हूँ, हम लोग को बहुत बड़ा अभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा विड्रॉ लिमिट बंद हो गया है अभी। अब मेरा तो सब ऑनलाइन बिजनेस है। पूरा महीना है, 50,000 दूसरे लोग नहीं चला सकते, हम तो सैलरी वाले हैं, हमारा तो चलो हो जाएगा, बाकी लोग के लिए नहीं हो सकता मेरा। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आपने अभी जो सुना उससे सिर्फ ये मतलब निकालिए कि इस बैंक से जुड़े लाखों खाता धारकों की आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई है। सिर्फ इतना कह देने से कि खाता धारकों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यस बैंक के खाता धारकों को यकीन हुआ नहीं। सुबह हुई तो कई शहरों में यस बैंक के ब्रांच के बाहर भीड़ लग गई। प्राइवेट सेक्टर के यह चौथा बड़ा बैंक है। इस बैंक ने 2 लाख करोड़ रुपए तक के लोन दिए हैं, जिसका बड़ा हिस्सा शायद डूब रहा है, वापस ना आए। मक्वायरी रिसर्च ने लिखा है कि इस बैंक का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि नेटवर्थ है इसका 25,000 करोड़ और इतना लोन अब वापस नहीं आएगा। इस कारण बैंक का कोई मोल नहीं रह जाता। यही नहीं, इस बैंक ने कई कंपनियों में पैसे लगाए थे, कई निवेशकों के पैसे इस बैंक में लगे हैं और आम लोगों ने भी इसके शेयर खरीदे हैं। तो डूबने वाले समंदर की तरह सिर्फ टीवी को नजर नहीं आते, इसके संकट में आने से पूरा एक चक्र भी संकट में आता है। अभी तो हम इस संकट का चेहरा लाइन में लगे खाता धारकों में देख रहे हैं, जो इसके 1,000 से अधिक ब्रांचों के बाहर खड़े हैं। सितंबर 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारकों की हालत देखने के बाद यस बैंक के खाता धारकों को सिर्फ यह कह देने से नींद नहीं आने वाली है कि वे परेशान ना हो। रिजर्व बैंक इसका पुनर्गठन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये, इसकी हालत यहां पहुंच जाएगी। लोगों को पता था, जो अध्ययन कर रहे थे वे 2018 के साल में भी लिख रहे थे, उससे पहले से लिखने लगे थे। एक जरूरी सूचना यह है कि उड़ीसा के एक मंत्री के अनुसार यस बैंक में पुरी के जगन्नाथ मंदिर का भी पैसा जमा है। इस बैंक में लॉर्ड जगन्नाथ के नाम से मात्र 592 करोड़ 592 करोड़ रुपए जमा है। तो उम्मीद है भगवान भी अपना कुछ करेंगे तो भक्तों को राहत मिलेगी। इसलिए 6 मार्च की सुबह यस बैंक की शाखाओं के बाहर खाता धारकों की कतार लंबी होने लगी। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, लेकिन इनकी समस्या पर टीवी के डिबेट में आश्वासन देने वाले चेहरे पर गजब की शांति मैंने देखी। शायद उनमें से किसी का पैसा यस बैंक में नहीं रहा होगा। शाखाओं के बाहर यह कतार बता रही है कि डिजिटल बैंकिंग ने बैंक के काम को कैशलेस और फेसलेस बनाने का जो दावा किया था वो ऐसे वक्त में हवा हो गया है। लोगों को वापस ब्रांच में ही आना पड़ा, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने काम करना बंद कर दिया यस बैंक का। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग बंद हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड काम करना बंद हो गया। खाता धारकों को ब्रांच के बाहर 5-5 घंटे 6-6 घंटे छुट्टी लेकर लाइन में लगने पड़ा और तब जाकर 50,000 रुपए मिले, जबकि रिजर्व बैंक ने कहा था कि 30 दिनों की बात है, खाता धारकों का पैसा सुरक्षित है। यस बैंक को रिजर्व बैंक ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। उसके प्रबंधन को हटाकर नया प्रशासक नियुक्त कर दिया है। शुक्रवार को शेयर बाजार में यस बैंक के शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आई।
इससे यस बैंक में निवेश करने वालों को भी झटका लगा है। 29 मार्च 2019 को इसके एक शेयर की कीमत 276 रुपये थी। अब एक साल के भीतर इसकी कीमत गिरकर 16 रुपये हो गई है। ग्राहक और निवेशक दोनों को झटका लगा है। रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार मेडिकल और शिक्षा की ज़रूरतों के हिसाब से खाता धारकों को कुछ अधिक पैसे निकालने की छूट मिल सकती है। अभी जिस तरीके से कहा गया है कि 50,000 से ज़्यादा नहीं निकाला जा सकता, उसका किस तरीके से परेशानी है? सर हमको अभी 1,86,000 RTGS करने का है, तो अभी RTGS करने था, तो वो RTGS होएगा नहीं तो हमने वाला पेमेंट लेगा नहीं, 50,000 का पेमेंट हम लोग को लेगा नहीं, और इसके लिए हम लोग को सामने माल ही नहीं मिलेगा, पेमेंट ही नहीं मिलेगा। ऐसा है। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? हमारा स्टेशनरी और पेंट्री का सबका है, स्टेशनरी सप्लाई का, ऑफिस सप्लाई। अच्छा, आप कह रहे हैं ये 1.5 लाख के आसपास का जो आपको RTGS करना है, इसके अलावा जो 50,000 रुपये ही कहा गया है कि एक महीने में निकाला जा सकता है, उसका कितना इम्पैक्ट होगा? क्या आप इतना इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है? हम लोग का पेमेंट तो बहुत आते रहता है सर, उसमें RTGS आता है पेमेंट में। अब निकलेगा नहीं तो हमारा तो 10-15 लाख रुपये जमा हो जाएगा, फिर हम लोग देंगे कैसा पेमेंट? हमारे पास कुछ पेमेंट तो है नहीं हाथ में, दूसरे बैंक में भी अकाउंट नहीं है हमारा। अच्छा, यही एक यस बैंक में ही आपका? यस बैंक में ही है हमारा अकाउंट। बिल्कुल। आप लोगों के भी यहाँ पर खाते हैं, कितना पैसा यहाँ पर आपका अटक जाएगा? क्योंकि 50,000 से ज़्यादा निकालने नहीं देना है। 5 लाख। 5 लाख रुपए आपका है और 50,000 से ज़्यादा निकालने नहीं। 6 लाख है, 5,50,000 बचेगा। अच्छा, तो इससे आपको नुकसान होगा या अभी आपको पैसे की ज़रूरत है? की ज़रूरत है ना सर। किस चीज़ के लिए, मतलब यानी आपका सेविंग्स अकाउंट है क्या? सेविंग। हाँ, तो ज़रूरत अभी किस तरीके से होगी वो बता सकते हैं? सर जरूरी तो बहुत तरह का, अभी एक आदमी को 2 लाख कैश देने का था, तो चेक उसमें डाला तो नहीं ले रहा है, तो अभी तो सारा तरह से प्रॉब्लम ये है ना। पहली बात तो ये मेरा रिसेंट अकाउंट है वन मुल्लोर, मैंने सोचा था कि अच्छी बैंक होगी। 6 लाख जमा है मेरे इसके अंदर, 6 लाख जमा है, और मेरे पास ऑलमोस्ट है ना, मैं आपको बताता हूँ, आई हैव 22 बैंक्स। ये होने के बाद मैं सबसे पैसे निकाल लूँगा, सारे बैंक से आप पैसे सबसे निकाल लूँगा, मैं 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, ये जो गड़बड़ी है वो तो हमको 2018 से आपको पता ही होगा, जानकारी होगी कि गड़बड़ियाँ चल रही है, तो आपने कभी सोचा नहीं कि पैसे निकाल लेने चाहिए? अब मैडम या आपको भरोसा फाइनेंस नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर का तो हमेशा रहता है, सब बराबर है, सब स्टेबल है, सब स्टेबल है, ऐसा बोला जाता है। मैम, RBI और फाइनेंस मिनिस्टर तो अभी भी कह रहे हैं कि 1 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आई वांट टू मुझे पूछना है मिस्टर मोदी से कि आप इतना ट्रैवल करते हो, आपको 50,000 रुपये हमें कहाँ तक पहुँचोगे इतने पैसे में? कि हमको बोलते हैं लिमिट करो, जब हमारी पूरी कमाई, ऑल द सैलरी इज़ हियर। दिस इज़ नॉट फेयर। और ये बहुत बड़ा बैंक है, 4थे नंबर का बैंक है, निवेशकों का सबसे पसंदीदा बैंक रहा है। यहाँ पर ये स्थिति अगर बन रही है तो एक भय का माहौल बनना लाजमी है। और 1 महीने पहले किसी ने बोला था कि प्रॉब्लम है, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया। यहाँ आके पूछा भी था हम लोग, नहीं नो प्रॉब्लम। आपको लगा कि ऐसी स्थिति नहीं पैदा होगी? नहीं पैदा होगी, क्योंकि वो जो जगह में रह रहे हैं, ये भाड़ा ही कितना है ये जगह का, तो हम लोग क्यों सोचेंगे कि बैंक फ्लॉप होने वाला है? कभी आपने सोचा ही नहीं सोचा ही। और बैंक की तरफ से कब जानकारी मिली मैम आपको? क्या जानकारी? बैंक ने नहीं बताया, हमने टीवी न्यूज़ पे देखा। आपने टीवी पे देखा? आपको कभी बैंक की तरफ से कुछ कम्युनिकेट नहीं किया गया अचानक? नहीं, ये सब कुछ न्यूज़ चैनल के ऊपर ही आता है, ऑन एप्लीकेशंस आता है, ठीक है, कि कल से बंद हो रहा है, बट एटलीस्ट देयर शुड बी सम कम्युनिकेशन बैंक के तरफ से कि ये होने वाला है, बिकॉज एप्लीकेशंस आर डाउन। फ़ोन को सेंटर पे अगर आप कॉल करोगे, कॉल सेंटर पे नो वन इज़ आंसरिंग। इनफैक्ट मैं 2-3 ATM से मैंने ट्राई किया, तब मुझे पता चला कि ATMs आर नॉट वर्किंग। गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं कर पा रहे, अगर वो कह रहे हैं कि पैनिक मत करिए या 1 महीने में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप भरोसा नहीं कर पा रहे? सी, अभी जो हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं पैसा निकाले अचानक से, तो हो सकता है 50,000 के लिमिट के ऊपर भी कोई रिवीजन हो जाए, बिकॉज इतना सारा पैनिक है कि सब लोग एक साथ में पैसा निकाल, इमरजेंसीज के लिए भी निकाल सकते हैं, ऐसा कहा निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो 1 महीने में आई टाइम श्योर, बिकॉज ये फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बैंक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई फील 1 महीने के अंदर देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। हाँ, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग एक मील कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कंपनियां टैक्स बचाने के लिए अपने कर्मचारियों को मील कार्ड देती हैं, इससे वे घर के राशन, पिज्ज़ा वगैरह खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं। इनके लिए उनकी सैलरी से पैसा कटता है। अब वैसा भी अब वो कार्ड जो है इस संकट के कारण फंस गया है। मील कार्ड वाले कार्ड धारकों को यस बैंक की तरफ से सूचना आई है कि इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे अगली सूचना तक। यही नहीं, यस बैंक में कई कंपनियों के कर्मचारियों की सैलरी अकाउंट है, मीडिया वालों की भी अकाउंट है, तो आप इतना भरोसा रखिए कि इसकी कहानी जो है मीडिया से इतनी जल्दी नहीं जाएगी, क्योंकि कई चैनलों का पैसा और सैलरी यस बैंक में है। तो उन लोगों को भी कम सैलरी से संतोष करना पड़ेगा, मगर जिनका बिजनेस है
वो क्या करेंगे, कैसे अपने बिजनेस का रोज़ाना का भुगतान करेंगे। करोड़ों रुपए के लेन देन की बात होती है, लाखों के लेन देन की बात होती है। तो दिल्ली के मयूर विहार के पेट्रोल पंप मालिक हैं अजय बंसल जी, वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी कंपनी की पूंजी फंस गई है। जिसका छोटा सा ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे हो वो तो शायद थोड़ा सरवाइव कर जाए, बट ये एज सच फॉर माय मतलब मेरे अपने हिसाब से तो मेरे लिए बहुत एक जैसे बिजली गिरने के मुताबिक था। सुबह से 8 बजे से हम लोग मैनेज कर रहे हैं ना, सिर्फ इस बात के कि हमें दिक्कत हो, सबसे बड़ी दिक्कत कस्टमर्स की कि अगर जो हमारा सिस्टम है कॉरपोरेशन के साथ कि भाई हमें पहले पैसा देना पड़ता है और पैसा ब्लॉक हो गया है। एक समस्या तो वो आई कि हमारा करीबन 2 करोड़ रुपए करीब का जो है ब्लॉकेट अल्टीमेटली हो गया। अच्छा, आपका करंट अकाउंट है येस बैंक में? हाँ जी। अच्छा, 2 करोड़ रुपए आपका येस बैंक के अकाउंट में ब्लॉक हो गया है? हाँ जी, ठीक है, लिमिट के साथ। हाँ। अब उसके बाद जो है समस्या ये है कि क्योंकि ट्रांजैक्शन सारी उन्हीं के साथ चल रही थी, जितना भी हमारा क्रेडिट कार्ड की जो सेल होती है, जैसे करीबन 20 लाख रुपए, करीबन 15 से 20 लाख रुपया डेली की सेल है, वो उसका जितना भी अमाउंट है वो भी उसी बैंक में जाता है। तो क्योंकि अभी उसको रोकने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें 3-4 दिन लग जाएंगे, तो वो सारा का सारा जो पेमेंट्स हैं वो भी वहीं पर जाएगी। अब ये है कि अगर जो हम क्रेडिट कार्ड ना लें तो वो कस्टमर्स के लिए दिक्कत है, और जो हम लोगों ने पैसा कल में जो लिया है वो भी सारा वहाँ पर फंसा है। यानी कि आने वाली जो पेमेंट्स है वो रूट हो रही है हमारी येस बैंक में, और जो एग्जिट है उसका वो रिस्टेन कर देगा 50,000 रुपये। तो ये है पहली बात तो इनका पैसा ब्लॉक हो गया है जो करंट अकाउंट में था, और दूसरा जो पेट्रोल डीजल जो लोग लेने आ रहे हैं वो ज़्यादातर लोग जो हैं कार्ड से स्वाइप करते हैं। कितना बता रहे हैं? 15 से 20 लाख डेली के करीब जो है वो स्वाइप होती है हमारे यहाँ कार्ड। ठीक है, तो डेली 15 से 20 लाख जो सेल होती है वो कार्ड के जरिए होती है, तो वो पैसा भी जो है जा रहा है और वो भी येस बैंक अकाउंट में ही जा रहा है। हाँ, समस्या ये है कि सरकार का ये निर्णय ये बैंक को बचाने का है या कस्टमर को बचाने का है। अगर जो ये 50,000 के लिमिट से ये करा गया कि भाई बैंक को बचाया जाए, तो ये कस्टमर के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि करंट अकाउंट होल्डर क्योंकि सेविंग के लिए पैसा रखने वाला उसको शायद वेट कर सकता है कि उसको ना निकाले, क्योंकि उसने तो पहले से ही प्लान करके सेविंग के लिए कुछ टाइम के लिए रखा है। लेकिन करंट अकाउंट वाला जिस आदमी ने एक अपने बिजनेस के लिए रोटेशन में लगाया, जबकि इतनी इकॉनमी ख़राब है, उसको तो ये दोहरी मार पड़ रही है कि साहब उसका पैसा ब्लॉक हो गया है, उसकी पेमेंट्स के लिए जितनी भी पार्टीज पेमेंट करती हैं उसका उसके पास वहीं पर पेमेंट आएंगी, निकाल वो सकेगा नहीं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक आई थिंक सेटबैक है, और मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिनके करंट अकाउंट है, जिनके बिजनेस जुड़े हुए हैं, उनसे सब लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है हम सब लोगों की, ये आपको इमीडिएटली करंट अकाउंट्स का अलाउ करना चाहिए। जिनकी लिमिट्स बनी हुई उनको ख़त्म कर दीजिए, लिमिट्स वाले ना ऑपरेट कर सके, लिमिट इस्तेमाल ना कर सके, बट जिनका आपका बिजनेस का रोटेशन है, जिनकी पेमेंट उसमें जा रही है और आगे पेमेंट दे के अपना जो भी प्रोडक्ट है, जो माल है वो मंगाकर अपना बिजनेस चलाने के लिए करना चाहते हैं, ये ऐसा ना किया जाए, क्योंकि उससे हम कस्टमर मर रहे हैं। बैंक बचेगा मुझे नहीं मालूम, बैंक बचेगा, बट कस्टमर जरूर मर जाएंगे इससे। अच्छा। सरकारी बैंकों का निजीकरण यह कहकर किया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर वाले बेहतर करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इस तरह से भरभरा जाए तो अब फिर नींद टूटती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही बताया कि यस बैंक का संकट 2017 में ही रिजर्व बैंक की नज़र में आ गया था, भारत सरकार की नज़र में आ गया था। तब से इसके भीतर बदलाव के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रमोटर को हटाया गया, नया सीईओ लाया गया, नया प्रशासक आया। सवाल है कि 2017 से लेके 2020 के बीच रिजर्व बैंक और भारत सरकार की तरफ से इतनी निगरानी के बाद हालात बेहतर क्यों नहीं हुए? यह बैंक संकट में ही क्यों फंसा रहा? उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि जब उन्होंने निगरानी शुरू की, यानी 2000 में रिजर्व बैंक ने, तो क्या यस बैंक को लोन देने से रोका गया, जो अब रोका गया है? निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2014 से पहले ही यस बैंक का पैसा कुछ कंपनियों में फंसा था। जाहिर है वहां उनके ना चुकाने के कारण वो पैसा डिफॉल्ट हो गया, डूब गया, एनपीए हो गया। अनिल अंबानी ग्रुप, एसएल ग्रुप, DHFL, IL&FS, Vodafone are some of those very stressed corporate to whom Yes Bank has been exposed, and this is from prior to 2014. वित्त मंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया कि अनिल अंबानी की कंपनी एसएल ग्रुप, दीवान हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वोडाफोन बैंक, IL&FS का नाम ले रही थी। क्यों लिया इनका नाम? इन कंपनियों ने कंपनियों को यस बैंक ने लोन दिया, जो एनपीए बन गया, यानी लोन वापस नहीं आएगा। इसे दो तरह से समझिए। ठीक है
कि यस बैंक की तरफ से लोन देने में रिस्क का मूल्यांकन नहीं हुआ होगा, लेकिन इन कंपनियों को अपना रिस्क तो पता होगा। क्या उन्होंने लोन हासिल करने में कोई हेराफेरी की, ये नहीं पता चला। वित्त मंत्री ने यह भी नहीं बताया कि क्या सारा लोन 2014 से पहले का था जो एनपीए हुआ। द वायर के एमके वेणु ने ट्वीट किया है कि यस बैंक का एनपीए 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। वेणु ने जो डेटा ट्वीट किया उससे पता चलता है कि यस बैंक की देनदारी 2015 के बाद से तेज़ी से बढ़ने लगती है। 2014 में 55,000 करोड़ की देनदारी थी, यानी इतना लोन दिया था। 2015 में ये 75,000 करोड़ की देनदारी होती है, 2016 में बढ़कर 98,000 करोड़, 2017 में 1,32,000 करोड़ और 2018 में 2,03,000 करोड़ की देनदारी हो जाती है। 2019 में 2,41,000 करोड़ की देनदारी हो गई। वित्त मंत्री ने कहा कि 2017 से ही भारतीय रिजर्व बैंक यस बैंक को मॉनिटर कर रहा था। फिर इस दौरान उस बैंक ने 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त लोन कैसे दे दिया, जबकि वित्त मंत्री ने कहा कि कर्ज देने में प्रक्रियाओं का पालन नहीं हो रहा था। जब से रिजर्व बैंक ने निगरानी करना शुरू किया तो उसे पता चला कि जोखिमों का मूल्यांकन नहीं हो रहा था। यह सब जब हो रहा था तब रिजर्व बैंक किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहा था कि पैसे भी दे रहा था, लोन भी दे रहा था। Since 2017, the Reserve Bank closely started monitoring and scrutinizing the Yes Bank, and noticed that the governance issues were of serious concern, that there was definitely weak compliance, and the culture itself was of weak compliance, and then there were also wrong asset classifications together with risky credit decisions. Since RBI started getting clear indication on all these grounds, they clearly took some concrete steps which we have also been kept informed about. And as you all know, since 2004 when Yes Bank was founded, it has been under the same management from 2004, that after RBI scrutiny and identifying the culture of weak compliance, poor governance and very risky credit issuing habits, in September 2018 they clearly said that the leadership has to change. They did not allow the further continuation of the chief executive's term from after September 18. So these are specifically steps which the RBI has been taking with an intention of keeping the bank healthy. निगरानी की क्या व्यवस्था है? जब इतनी निगरानी हो रही थी तब राणा कपूर नाम का प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचकर कैसे निकल गया? वित्त मंत्री ने ही कहा कि सितंबर 2019 में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। हम बैंक व्यवस्थाओं की जटिलता को नहीं समझते, लेकिन सवालों में कुछ कमी हो तो अलग बात है, मगर सहज बुद्धि से लगता है कि जब 2017 से रिजर्व बैंक निगरानी कर रहा था, जून 2019 से खुद वित्त मंत्री निगरानी कर रही थी, तब कैसे प्रमोटर अपना हिस्सा बेचकर निकल गया? ये प्रमोटर कौन है? राणा कपूर। इनका ट्वीट देखिए, इसमें ऐलान कर रहे हैं कि नोटबंदी के तीसरे दिन ही ऐलान कर रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, और एक जगह पे वो उससे पहले ऐलान कर रहे हैं कि मोदीनोमिक्स है और वो पूरे अपने रफ्तार पर आ गया। तो ये एक तरह से ट्वीट करने में पता चलता है, लेकिन जैसे ही ये सब खंडहर में इनके ट्वीट गायब हो जाते हैं, सबको पता होना चाहिए पीपल के सूखे पत्ते की तरह, और आम आदमी जो है वो बैंक के बाहर लाइन में लगा होगा। किसी ने तो सोचा नहीं होगा, लोग यही सोचते हैं उस वक्त देखकर कि कितने बड़े बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उनकी आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर रहे हैं, यही लोग अखबारों में कॉलम लिखते हैं। 2014 में राणा कपूर ने लाइव मिनट के लिए एक लेख लिखा था कि अगर वे वित्त मंत्री होते तो क्या करते। 6 साल बाद आप दर्शकों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि राणा कपूर वित्त मंत्री होते तो क्या करते। वे भले कुछ ना कर रहे होते, इस वक्त कहीं आराम से होते, लेकिन आप अपनी जमा पूंजी गंवाकर दिवालिया होकर टीवी का डिबेट देख रहे होते। तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक है वेल्स फार्गो, कभी इससे रिसर्च करके आप पढ़िएगा इंटरनेट पे। इसके दूसरे तीसरे पैराग्राफ में जिक्र मिलेगा कि कैसे मीडिया में इस बैंक के प्रमुख को हीरो बनाया जाता है, इसके चीफ को बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलता है। इंडिया में होता है भाई, इस तरह से हर साल में 20 बार ऐसे कार्यक्रम होते हैं, और उस बैंक की रैंकिंग को अमेरिका के मोस्ट ट्रस्टेड बैंक टाइप की रैंकिंग दी जाती है, जैसे इंडिया में होता है। किसी को भनक नहीं थी कि इन पुरस्कारों और रैंकिंग के गेम के पीछे जनता के पैसे का गेम हो रहा है। मई 2019 में रिजर्व बैंक ने डिप्टी
गवर्नर आर गांधी को यस बैंक के बोर्ड में नियुक्ति दी थी। मई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक डिप्टी गवर्नर की क्या भूमिका थी, वही बता सकते हैं कि यस बैंक ने जुलाई सितंबर की तिमाही के बाद अपने नतीजे जारी करने बंद कर दिए। तब डिप्टी गवर्नर साहब क्या कर रहे थे? आम लोगों का जीवन रुक गया है। 2 साल से इनको पता थी। इन्होंने अपने डायरेक्टर को आर गांधी को पिछले साल मई में इस यस बैंक में पुराने मैनेजमेंट को हटा के उनको भी रखा और उनको भी पता था ये हो रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि इनके कार्यकाल में जो हुआ, जिस तरह जो लोन बढ़ते जा रहे थे और वो लोन खराब भी हो रहे थे, उसका इन्होंने क्या किया, ये मेरा सवाल है। मैं बिल्कुल बिना हिचक के मैं कहूँगा कि इस बैंक के जो ओरिजिनल प्रमोटर थे राणा कपूर और उनके जो फैमिली मेंबर्स और उनके जो एसोसिएट, वो उनको तो मैनेजमेंट से हटा दिया गया था पिछले साल। और उसी वक्त आपको याद होगा आरबीआई ने अपने डायरेक्टर को स्पेशल एक नॉमिनी बना के भेजा कि बैंक में निगरानी रखने के लिए। और उसके दौरान एक नए सीईओ आए जो बैंक को चलाने वाले, उनका नाम था रवनीत गिल। वो अच्छे प्रोफेशनल थे और उनसे कहा गया कि आप इस बैंक को आप सुधारो। और उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि बैंक ठीक स्थिति में है और ज्यादा एनपीए नहीं है और फ्रेश कैपिटल यस बैंक को लोग कैपिटल देने को तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि ये रिवाइव हो जाएगा। और ये उन्होंने पिछले मई, जून, जुलाई अगस्त में बोला और ये बात चलती रही। और इस दौरान जो इनके ओरिजिनल प्रमोटर थे राणा कपूर वगैरह, उन्होंने और उनके एसोसिएट, उन्होंने तकरीबन अपने सारे शेयर बेच दिए। तो तब ये सवाल उठा था कि जो ओरिजिनल मालिक और जो प्रमोटर थे, अगर वही खुद ही बेच के जब शेयर पूरा बेच रहे हैं, तो इस बैंक के अंदर कुछ जरूर गड़बड़ है। क्योंकि अगर बैंक अगर सही होता तो वो अपने पूरे शेयर, तकरीबन पूरे शेयर क्यों बेचते? ये सवाल तब भी उठा था, 3, 4, 5 महीने पहले उठा था। मगर तब भी आरबीआई ने कुछ ज्यादा लोगों को इस पे इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब याद कीजिए, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारकों पर भी इसी तरह की रोक लगी थी। सितंबर 2019 में हजारों लोग अचानक सड़क पर आ गए। तब रिजर्व बैंक ने कहा था कि खाता धारक 10,000 रुपये ही निकाल सकेंगे। उसके बाद इनके संघर्ष के कारण 20,000 रुपया हुआ और फिर 50,000 रुपया प्रति महीना। मुमकिन है कि उनके ही संघर्ष के कारण यस बैंक के खाता धारकों को 30 दिनों के लिए 50,000 रुपये निकालने की छूट मिली है। पीएमसी बैंक के खाता धारकों की जिंदगी बदल गई थी। कई महीनों तक वे सड़कों पर रहे। उनके बीच के कई लोगों की जान सदमे के कारण चली गई। यस बैंक के लाखों खाता धारकों को पीएमसी बैंक के इन खाता धारकों का शुक्रगुजार होना चाहिए। पीएमसी बैंक के खाता धारक अब मीडिया के स्पेस से गायब हो चुके हैं, लेकिन उनके संघर्ष आज भी उसी तरह से जारी हैं। हमने कई लोगों से पूछा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर को लिख रहे हैं कि बीमार हैं, हार्ट सर्जरी होने वाली है और उनको अपना पैसा निकालना चाहते हैं। ये और बात है कि 70% खाता धारक इस बैंक से अपना पैसा निकाल चुके हैं। तो एक तरह से ये पीएमसी बैंक की स्टोरी है। अब आगे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि यस बैंक को बचाने के लिए स्टेट बैंक हिस्सेदारी खरीदेगा। क्या स्टेट बैंक उस हालत में है? वो कितने बैंकों की हिस्सेदारी खरीद कर दूसरे बैंकों को बचाएगा? क्या उस हिस्सेदारी को खरीदने से यस बैंक बच जाएगा? जिस यस बैंक में पैसा लगाने के लिए कोई निवेशक नहीं आया। सवाल है, बहुत दिनों तक इंतजार हुआ, कहानियां बनती रही कि ये निवेशक आ रहा है, वहां से निवेशक आ रहा है, आया कोई नहीं। कि क्या स्टेट बैंक उसका बोझ उठाने में सक्षम है? मीडिया में कई रिसर्च पढ़ने से यही पता चला कि यस बैंक ने जिन कॉरपोरेट को कर्जा दिया है वो बड़ा हिस्सा चुकाने की स्थिति में ही नहीं है। आने वाले समय में और भी लोन डिफॉल्ट होंगे, यानी जो लोन चुकाना है वो नहीं चुकेगा। फिलहाल बैंक ने लोन देने पर रोक लगाई है, तो बैंक की अपनी कमाई भी रुक गई है। अब 30 दिन के बाद ही पता चलेगा कि खाताधारकों को कि रिजर्व बैंक और वित्त मंत्री के आश्वासन का क्या नतीजा निकलता है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। भारत सरकार ने बैंकों में जमा पैसे का बीमा बढ़ा दिया है, 5 लाख रुपए तक का बीमा है। वित्त मंत्री ने भी यह कहा है कि यस बैंक में जो कर्मचारी हैं उनकी नौकरी और सैलरी 1 साल तक के लिए सुरक्षित है। जो लोग ये बात समझ रहे थे कि इस बैंक में नौकरी कई साल के लिए सुरक्षित है, वो कम से कम 1 साल के लिए सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। मुश्किल समय है उनके लिए भी। अब आते हैं दूसरी खबर पर। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबे समय तक चला, कुछ साल पहले, कि जिन लोगों ने हजारों करोड़ लोन लिए हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं। बहुत दिनों तक रिजर्व बैंक नाम बताने से इनकार करता रहा, सरकार भी इनकार करती रही, लेकिन
लखनऊ में जिन प्रदर्शनकारियों ने नागरिकता कानून के विरोध में हिस्सा लिया, जिन्हें पुलिस हिंसा भड़काने के मामले में आरोपी मानती है, उनके पोस्टर शहर भर में लगा दिए गए हैं। ये शर्मिंदा करने की कोशिश है। साथ ही प्रदर्शन में शामिल होने वालों को अपराधी की तरफ पेश किए जाने का भी एक आइडिया है। इसके नतीजे लोकतंत्र के लिए सकारात्मक नहीं होंगे। कहाँ तो लोकतंत्र में प्रदर्शन करने वालों को सरकार की तरफ से प्रमाण पत्र मिलना चाहिए कि आपने आवाज़ उठाकर संविधान की पहरेदारी की, लोकतंत्र को समृद्ध किया, लेकिन जांच से पहले या उन्हें अपराधी की तरफ पेश किया जा रहा है। क्या कोर्ट का फैसला आ गया? एसआर दारापुरी रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। उम्र इतनी है कि लाठी नहीं चल सकती है उनसे, लेकिन उनका चेहरा इस पोस्टर पर देखकर अच्छा तो किसी को नहीं लगेगा। बुद्धिजीवी हैं, आपसे गुजारिश है कि आप लखनऊ में लगे इस पोस्टर को जरूर देखने जाइए और सोचिए कि क्या ये ठीक है। कमाल खान की ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व IPS SR दारापुरी जिस पुलिस के DIG थे, आज उसने उन्हें दंगाई बता के शहर में उनकी होर्डिंग्स लगा दी हैं। 76 साल के दारापुरी के लिए होर्डिंग में कहा गया है कि उन्होंने 19 दिसंबर को तोड़फोड़ की, जिससे करीब 65 लाख का नुकसान हुआ, जो उन लोगों से वसूला जाएगा। दारापुरी का कहना है कि आरोप सरकार ने लगाया है, अदालत में साबित नहीं हुआ है और ना ही वो फरार हैं, इसलिए ऐसी होर्डिंग्स गैरकानूनी हैं। ये मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बदनाम करने और हम लोगों को एक टारगेट करवाने के लिए उस इरादे से ये जो है हमारे पोस्टर लगाए गए हैं, और इसमें हमारी मानहानि भी है, हमारी जो लाइफ एंड लिबर्टी जो है उसको भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है। इस पॉइंट को लेके हम लोग हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। सदफ जाफर जब अपनी तस्वीर वाली होर्डिंग्स पे पहुंची तो वहां जमा भीड़ ने उनकी तस्वीर से उन्हें पहचान कर उन पे घटिया फिक्रे कसे। उनका कहना है कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया उस वक्त वो फेसबुक लाइव कर रही थीं, जिसमें पुलिस से तोड़फोड़ करने वालों को पकड़ने की अपील कर रही थीं। होर्डिंग में तस्वीर छपते ही उनकी बदनामी हुई है। वो एक्टिविस्ट हैं, दंगाई नहीं। आप हमारा नाम पता दिखाकर उस जगहों पे होर्डिंग्स लगा के जहाँ से हमारे बच्चे गुजरते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके दोस्त जाते हैं, उनके माँ बाप जाते हैं, टीचर्स जाते हैं, आप यहाँ दिखाकर हमें किस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कम्प्लीटली अनएथिकल है और इलीगल है। संस्कृति कर्मी दीपक कबीर के सांस्कृतिक आयोजन कबीर फेस्टिवल का उद्घाटन हाल ही में लखनऊ के कमिश्नर ने किया था और तमाम बड़े IAS और IPS अफसर उसमें शामिल हुए थे। लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की बैठक में प्रशासन उनसे राय लेता था। उन्हीं दीपक कबीर की फ़ोटो होर्डिंग में चौराहे पे लगी है। बताया गया है कि उन्होंने तोड़फोड़ की है, जिसकी उनसे वसूली होगी। जिस देश में एक विरोध करने के आधार पर आप इतना किसी के पर्सनल पीछे पड़ जाएं, वो है ना कि तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, या निसार में तेरी गलियों पे है वतन की, जहां चली है रस्म की ना कोई सर उठा के चले। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा कहते हैं कि सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। ऐसी होर्डिंग्स पूरे यूपी में लगाई जाएंगी। और इस तरह के जितने लोग भी हैं उनको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चौराहों पर लगा लगा कर लोगों को दिखाया जाएगा कि ये वो चेहरे हैं, इन्हें पहचान लीजिए, यही लोग हैं जो प्रदेश में और देश में माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से कईयों के खिलाफ तोड़फोड़ करने के पुलिस के पास वीडियो एविडेंस जरूर होंगे, लेकिन 76 साल के पूर्व IPS SR दारापुरी के खिलाफ ये साबित करना मुश्किल हो सकता है। अदालत से वो पता नहीं कब बेगुनाह साबित होंगे, लेकिन बहरहाल बदनामी इन लोगों की अभी हो रही है। लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। भारत में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 31 तक पहुंच गई है और दुनिया भर में इससे प्रभावित लोगों की संख्या अब 1 लाख पार कर गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोरोना के केस की पुष्टि हुई है। यह शख्स हाल ही में तेहरान से लौटा है। सरकार एक के बाद एक एहतियाती कदम उठा रही है। केंद्र सरकार के दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। UGC ने भी विश्वविद्यालयों को एडवाइजरी जारी करके कहा है कि परिसरों में भीड़ जमा होने से बचाएं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। वहां विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग का जायजा लिया। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के हालात का भी जायजा ले रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते उड़ी अफवाहों से चिकन कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। दावा है कि पोल्ट्री उद्योग को 60,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। लोग चिकन नहीं खरीद रहे हैं। कोरोना वायरस है, इसकी जांच के लिए किस लैब में जाना चाहिए, एक लैब में कितने सैंपल की जांच हो सकती है, एक आदमी को कितना सैंपल देना होगा, ये सब ऐसे सवाल हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे सहयोगी परिमल ने एनसीडीसी के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह से बात की। सर, सबसे पहले ये समझना चाहते हैं, किसी को शक हो कोरोना को लेकर तो वो कहाँ जाए? अगर किसी को शक है तो पहली चीज़ ये है कि हमारे सरकार ने एक डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बना रखे हैं, डेजिग्नेटेड स्क्रीनिंग प्लेसेस हैं, वहाँ पर वो जाएं। और सबसे पहली मेरी ज़रूरत है कि सबसे पहले वो कॉल सेंटर में कॉल करें कि मैं इस जगह पे हूँ। जैसे कॉल सेंटर उसको नियमित रूप से ये बताए कि वो उस जगह, उस पर्टिकुलर ज़िले में, उस पर्टिकुलर राज्य में उसको किस जगह जाने की आवश्यकता। कॉल सेंटर का नंबर अगर बता दे तो। हाँ जी, 011-2397-8046। और दिल्ली की अगर बात करें तो ये लैब कहाँ कहाँ पर है सर दिल्ली में? देखिए, टेस्टिंग लैब तो हैं एम्स में है जैसे दिल्ली में, और हमारे एनसीडीसी में है, और एनसीडीसी के अलावा अभी हम जो दूसरी लैब्स बनाने की कर रहे हैं प्रक्रिया, लेकिन आज की तारीख में हमारे 2 ही लैब एक्टिव हैं। मतलब किसी को अगर शक होता है तो या तो एम्स जाए या एनसीडीसी को संपर्क करे? नहीं कॉल जी, सेंटर पे कॉल? नहीं जी, लैब में जाना कोई व्यक्ति के लिए वो नहीं है और सुरक्षित भी नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है कि पहले अपने आप का परीक्षण कराएं। एक जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं उस जगह पे जाएं आप, वहाँ पे चिकित्सक द्वारा अपना परीक्षण करवाएं। अगर चिकित्सक को लगेगा कि आपके सैंपल की आवश्यकता है या आप कोविड की डेफिनेशन में आते हैं तो चिकित्सक आपको उचित सलाह देगा और वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो आपका सैंपल कलेक्शन की भी व्यवस्था करेगा। तो किस किस हॉस्पिटल में जाएं सर? यहाँ पे जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल है, जैसे आरएमएल हॉस्पिटल है, अगर एयरपोर्ट से आप आए हैं तो एयरपोर्ट हॉस्पिटल है, 3 हॉस्पिटल हैं। और दिल्ली सरकार ने भी कुछ हॉस्पिटल की लिस्ट निकाली है जिसका कि मेरे को अभी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। अच्छा, एक लैब एक दिन में कितना सैंपल ले सकता है, कितने मरीज के सैंपल हो सकता है? देखिए, डिपेंड करता है कि लैब के पास कितनी RT-PCR टेस्टिंग मशीन्स हैं और कितनी वायरस आइसोलेशन की मशीन है, और डिफरेंट इसमें इक्विपमेंट लगते हैं। हम उसको एक ही तरीके से नहीं देख सकते कि एक लैब कितना कर सकता है, लेकिन जैसे अगर हम आमतौर पे आप माने कि हमारी और एम्स की लैब कितना कर सकती है, हमारी लैब करीब 200-250 सैंपल पर डे कर सकती है और एम्स की लैब भी करीब करीब इतना ही कर सकती है। एक मरीज को कितनी बार सैंपल देना होता है जिससे ये कंफर्म हो सकता है कि उनको है या नहीं है, उनको क्लीन चिट मिल सकती है? कितनी बार? देखिए, आपने एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन पूछा ये कि कितनी बार देना पड़ता है। अब आप जैसे कि जानते हैं कि इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब जिस दौरान वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है लेकिन हमारे में कोई लक्षण नहीं होते, तो हमारे वायरस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है शरीर के अंदर जबकि वो बीमारी पैदा करने की क्षमता रख में आए। तो जब सिम्टम पैदा होता है तब उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जो पीरियड हमारे वो इसमें इस पर्टिकुलर चीज़ में, अगर जैसे मैं आप संक्रमित व्यक्ति के सहयोग का संपर्क में आया और जैसे 2 से लेकर 14 दिन तक का इसका माना गया है, तो 14 दिन के पीरियड में हो सकता है आपको बार बार भी परीक्षण कराना पड़े। तो कितनी बार हो सकता है मैक्सिमम सर ये? नहीं, देखिए, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको आपने पहले दिन सैंपल दे दिया, सैंपल आ गया नेगेटिव। सैंपल नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि वायरस उस समय अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाया था। आपने 14 दिन फिर आप गए या 10वें दिन गए, 10वें दिन आपको डेवलप हुआ, वायरस हो गया और आपका पॉजिटिव आ गया तो आप केस में परिवर्तित हो गए। तो ये चीज़ डिपेंड करती है, यह चिकित्सक के ऊपर रहना चाहिए। मैं व्यक्ति अपने ऊपर ये न ले निर्णय कि मैं अब जो है बिल्कुल एक बार मेरा नेगेटिव आ गया अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ किसी काम के लिए। 14 दिन तक का पीरियड मैं ये कहता हूँ जो सरकार, WHO सबके द्वारा कहा गया है कि हमको इस दौरान बहुत ही चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। रिपोर्ट कितने दिन में आ जाती है, एक सैंपल की रिपोर्ट जो है? देखिए, रिपोर्ट की जैसे अगर दिल्ली में बात करें, ये भी निर्भर करता है कि भारत के किस जिले से हमारे पास सैंपल आया है। अगर दिल्ली की बात करें 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए वही रिपोर्ट हमें पटना से सैंपल आ रहा है, दूसरे लैब के थ्रू आएगा, कोरियर में टाइम लगता है। अब जैसे लेह की, लद्दाख की रिपोर्ट थी, तीसरे दिन आ पाई थी हमारे।